हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मस्ती में चल रहा है? पढ़ लिख रहे हो? और कुछ हो रहा है? वाह, चलिए, और कुछ नहीं हो रहा, केवल पढ़ाई हो रही नहीं। मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर से YouTube चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर JL सेंसिया मिशन। आज नई टॉपिक, नई कहानी, नए उम्मीद, नए जोश के साथ हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ऑप्टिक्स। हम उम्मीद करते हैं, और यहाँ पर एक छोटी सी कहानी हम बता दें कि हम जैसे शब्द है ना, ये हम जो है, ये हरियाणा वाले बिहार वासी से बहुत परेशान हो जाते हैं। जब हरियाणा कोई जाता है यहाँ से, हमारे बिहार से, तो हरियाणा का कोई लोग यदि बिहार वाले को फोन करता है कि आ रहा है, तो कहेगा हाँ हम आ रहे हैं। तो जैसे ही सुनता है कि हम आ रहे हैं, वो परेशान हो जाता है कि हम आ रहे हैं, मतलब ये कितने लोग आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। वो वहां पर जाता है और फिर उनसे वो पूछता है कि कहाँ है और सब कहाँ, तो कहता हम ही तो हैं। तो बिहार में हम का बहुत बड़ा प्रचलन है, समझ गए? तो यहाँ पर हम कहते हैं तो समझ जाइए सिंगुलर नंबर में है, एक ही आदमी है। तो क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स के साथ प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो आपने पीछे तमाम वीडियोज को कंप्लीट कर लिए हैं, ये केवल हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, इसकी गारंटी वारंटी नहीं दे सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने क्या कर लिए होंगे, पूरा कर लिए हों। यदि आपने पूरा कर लिया है तो आज से कोशिश कीजिएगा कि क्या करें, हम साथ साथ चलें। यदि आप साथ साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। अब पीछे जब रह जाएंगे तो बहुत धीरे धीरे आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अब बहुत पीछे हो जाएंगे, कितने पीछे होंगे कि आप नीचे से टॉप कर जाएंगे। तो समझिएगा, बॉटम से टॉप ना करें, ऊपर से टॉप करें, इसलिए साथ चलिए। आज ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाश की। आज इसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो ऑप्टिक्स का डेफिनेशन लिख लेते हैं एक लाइन में। कितने लाइन में? एक लाइन में। स्टडी ऑफ लाइट, LIGHT, स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाश के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रकाशिकी कहते हैं। अब प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? यदि आपसे कोई पूछे तो प्रकाश क्या है, तो आप 9th 10th या फिर उससे पहले जो प्रकाश की परिभाषा पढ़ते आ रहे होंगे कि प्रकाश वो कारक हैं जिनके उपस्थिति में हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, देखते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। या किसी वस्तु को देखने की स्फुर्दीप्ति प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आज आप पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए हैं? +2 में, 12वीं में आ गए हैं। तो डिफिनेशन भी थोड़ी स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए। अब आप साइंटिफिक तथ्यों को लेकर के आप इनका क्या निकालें? परिभाषा निकालें। तो आज समझिएगा, छोटी सी लेक्चर पर इंट्रोडक्शन एवं महत्वपूर्ण। जब यहां पर आप छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो दिक्कत होगी। तो ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश का अध्ययन। प्रकाश में क्या क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? तो आप पहले से सुनते आओगे, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, नहीं सुना होगा, व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, ये सब नहीं सुना होगा। तो ये सब क्या करते हैं हम लोग, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि एक छोटी सी डिफिनेशन किसकी लिख लें? लाइट की लिख लें। लाइट के बारे में लिख लें। तो आप हेडिंग लगा दीजिए लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है, प्रकाश किसको कहते हैं? वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या कहेंगे? वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका, वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ, मोटा मोटी लेते हैं, जिसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम, याद रखेंगे लाइट का वेवलेंथ कितना? 4000 एंगस्ट्रम से 8000 एंगस्ट्रम होता है, उसे क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग लाइट कहते हैं। आई बात समझ में?
तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन कहता है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारी प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आप जानने के लिए ये उत्सुक होंगे, जानने के लिए क्या होंगे आप उत्सुक होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो यहां पर देखिए नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। गौर से सुने, पहले नाम से क्या है स्पष्ट है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। ये दो टर्म से मिलकर के बना है। इलेक्ट्रो से आया है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मींस करंट, इलेक्ट्रिक मींस करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद क्या आया है मैग्नेटिक, माने मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पर दोनों लेते हैं। जब इलेक्ट्रो मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ दोलन करता है, क्या करता है दोलन करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का आप डेफिनेशन जान चुके होंगे, जहां पर जिस क्षेत्र में क्या करते हैं कि विद्युत बल का आभास होता है, अनुभूति होती है, उसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जहां तक ठीक उसी प्रकार चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभूति होती है, आभास होती है, उसे क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब ये दोनों एक साथ आगे चलकर के हम लोग फिजिक्स पार्ट वन में, ये पार्ट टू का ये शायद नंबर चैप्टर है, प्रारंभ की 9th चैप्टर है। तो नमा चैप्टर के हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और लाइट को छोड़ करके बाकी सब कंप्लीट हो गया। ये समझिएगा पार्ट 2 का लास्ट ही है, अंतिम खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में जब जाएंगे तो वहां पर आता है कि मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो वहां पर एक टॉपिक आती है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन। वहां पर एप्लीकेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर जाएंगे तो आपको डिटेल्स में बताएंगे कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कैसे होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर ही है। और इसका खोज किसने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं ना, चलिए बाद में बता देंगे, अभी नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब क्या करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक साथ दोलन करता। दोलन जानते हैं ना, झूला झूले हैं कभी, ऐसे देखिए मेरे को देखो, अपने एक बिंदु पर खड़े हैं और आगे पीछे जा रहे हैं, दैट मीन्स दोलन। जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ दोलन करता है तो उससे एक विशिष्ट प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। तरंग जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए मैं तरंग को दिखाता हूं। कभी नदी नाला तालाब किनारे पोखर किनारे बैठे हैं? चलिए बैठे हैं, हम मान लेते हैं कि बैठे हैं। पोखर के महाड़ पर बैठ करके कभी गिट्टी पत्थर मिट्टी का ढेला पोखर के पानी में डाले हैं? तो डालने से क्या हुआ? नहीं, ठहरे हुए पानी में कंकड़ नमार वाला बात। तो जैसे ही क्या करते हैं पत्थर मार देते हैं, पानी में हलचल होती है। देखना हलचल हो रही है, गौर करना, हलचल हो रही है, हलचल ऐसे ऐसे क्या होते हैं हलचल होते हैं, हलचल। ये हलचल जो है ये वेव है, ये हलचल क्या है वेव है। तो ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब आपस में क्या करता है दोलन करता है ना, तो एक अलग प्रकार की क्या होती है हलचल उत्पन्न होती है। क्या होती है? हलचल, हलचल उत्पन्न होती है। और एक हलचल मूवी देखे होंगे आप ऐसे करके, ऐसे वाला नहीं, तो वो हलचल उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग वेव कहते हैं। और वो वेव यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोलन के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उसको क्या कह देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट क्या है? एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ कितना होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये मोटा मोटी है, वैसे 38 से लेकर के 7800 तक चलता है। कहां तक? और अलग अलग बुक के अनुसार ये वेरी करता है, थोड़ा बहुत 200 का डाटा जो है ना थोड़ा इधर उधर ओवरलैप करता है। तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इससे मिलते जुलते टर्म मिल जाए फटाक से क्या कर दीजिए टिक लगा दीजिए। तो मोटा मोटी लिखे हैं 4000 से 8000, वैसे बुक में कहीं कहीं लिखा मिलेगा 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक, तो ये लाइट ये है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की यदि बात किए हैं तो यहां पर इसकी वेवलेंथ हुई है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कैरेक्टरिया होते हैं, उसके वेवलेंथ होते हैं और उसके फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति। आवृत्ति किसको कहते हैं? चक्कर समझते हैं ना, वाह देखो चक्कर का नाम लेते ही एकदम देखिए चेहरा कैसे प्रफुल्लित हो रहा है। जब मेरा हो रहा है तो आपका क्या होगा? नहीं, तो चक्कर कितने प्रकार के, छोड़िए वो सब कुछ छोड़िए। एक चक्कर होता है लगाना, चक्कर लगाना पहला नंबर का जो चीज है चक्कर लगाना। तो आप 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाते हैं? मान लिया जाए कि ये केंद्र है, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये केंद्र है, ये केंद्र है। तो इस केंद्र के चारों ओर 1 सेकंड में आप कितना चक्कर लगाते हैं? मान लिया जब 5 चक्कर लगाएं तो आवृत्ति हो गई आपकी 5। प्रति सेकंड लगाए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल समझिए।
तो इसकी आवृत्ति भी डिफाइन होती है। तो आप कहोगे कि लाइट की आवृत्ति क्या होती है? लाइट किसको कहते हैं? वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ कितना हो, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम हो, उसे क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। यदि यहां पर हम बात करें इसकी, किसकी बात कर लें? इसकी यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, किसकी? फ्रीक्वेंसी। क्या ये कलर अच्छा दिखाई दे रहा है उसमें? इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, LIGHT। यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की बात करें तो याद रखना 7.5 इंटू 10⁻14² 7.5 गुना 10 के पावर 14 से 3.5 गुना 10 के पावर 14 HZ हर्ट्ज होता है। याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की यदि बात कर लें, लाइट प्रकाश की, तो यहां से यहां तक। तो अब आप कहोगे कि ये प्रकाश की इतना से इतना वेरी कैसे करता है? वेरी कितना करता है? तो आइए पकड़ते हैं किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नोट में हम यहां लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का खोज किसने? हर्ट्ज ने किया था। इसलिए तो इसके आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाता है? हर्ट्ज किया था। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? तो याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कंपोनेंट कौन कौन है? अब उसमें पकड़ेंगे लाइट कहां है? नहीं, तो कंपोनेंट नहीं, क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ, जब आप जूनियर क्लास में होते हैं ना, 9th 10th में होते हैं, किस क्लास में होते हैं? 9th 10th में होते हैं, तो ये सब बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं थी। बस कहते हैं कि प्रकाश एक ऐसी स्फुरदीप्ति है, वो क्या करता है देखने की क्षमता प्रदान करती, बस हो गया। लेकिन आप हायर एजुकेशन के हैं तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कंपोनेंट कितने हैं? तो इनके 14 कंपोनेंट है, याद रखेंगे। देयर आर, अंग्रेजी में से किसी को प्रॉब्लम? देयर आर 14, देयर आर 14, 14 लिख लिए, स्पेलिंग गलती हो जाता तब। देयर आर 14 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कितने कंपोनेंट हैं? अब इस 14 कंपोनेंट में जो है 7 भाई लाइट है न, 7 भाई कितने हैं? लाइट। याद कीजिए ना, बेनी, आह, पी, नाला वगैरह। नहीं, तो लाइट के कितने भाई? अकेले लाइट एक परिवार है, जैसे पांडव कहते हैं ना, 5 पांडव। तो पांडव कितने भाई? 5 भाई। नाम बताइए कौन कौन? सबसे ऊपर का धर्मराज, नहीं, उसके बाद यमराज, भीमसेन, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव। ठीक उसी प्रकार हमारे लाइट के कितने भाई हैं? लाइट के कितने भाई? 7 भाई, 14 भाई नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 14 गो बेटा। क्या गो बेटा? 14 गो बेटा। उनमें से लाइट कितने भाई हैं? 7 भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 गो पत्नी। कितने पत्नी? 2 गो पत्नी। एक पत्नी लाइट की मां, जिनके कितने पुत्र? 7 पुत्र। और एक दूसरे मां, दूसरी सौतेली मां, लाइट के सौतेली मां, तो उसके कितने पुत्र? 7। तो 7 पुत्र इनके और 7 पुत्र इनके। और याद रखना, इसी को विजिबल लाइट भी कहते हैं, नाम से घबराना नहीं। यदि लाइट लिखा हुआ तो समझ जाइए विजिबल माने दृश्य प्रकाश। केवल हम इसी को देख सकते हैं, बाकी और कोई देखने वाला नहीं, और कोई दिखाई नहीं देता है, दृश्य होता है, दृष्टव्य होता है। तो देयर आर 14 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कहेंगे ये 14 अवयव हैं, तो 14 अवयव को याद कैसे रखें? नहीं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घूस देना पड़ेगा। इसका नाम यदि ट्रिक बता दें, समझ रहे हैं? तो घूस दीजिए, ठोकिए लाइक और देखिए क्या लिखते हैं। याद रखेंगे एक टर्म है, एक टर्म है कॉन्ज्यूवीमर।
याद रह जाएगा। कॉग्जियो बीमर, कॉग्जियो बीमर पढ़िए, कॉग्जियो बीमर, कॉग्जियो बीमर, कॉग्जियो बीमर। देखो इधर से राम 2 3 4 5 6 7, अब कहेगा एक तो गन भी नहीं किया है, 8 गो है तो 8 गो। अब देखो यहां पर कॉग्जियो बीमर शब्द याद कर लिए, कॉग्जियो बीमर, कॉग्जियो बीमर। और इतना ही नहीं, कमेंटों को इतना ही नहीं, ये सीरियली क्रम में है। किसके सीरियली क्रम? वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में है, याद रखना। वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज, याद रखना ये। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसके अलावा इसमें जो नाम आएगा कहेगा पकड़ेंगे कैसे, पकड़ेंगे कैसे, तो आप इसको नोट कीजिए। एक बार इसको हम अलग अलग लिखते हैं, इसको याद रखिए, याद कीजिए। कॉग्जियो बीमर, 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 कॉग्जियो। जैसे आप याद कर नहीं रहे थे केमिस्ट्री में, लिखवा सर का नाम, अगल मंजन करो, फेंको निपा भाया कोटाया, ठीक उसी प्रकार इसको याद कीजिए। कॉग्जियो बीमर, कॉग्जियो बीमर। अब ये अकेले में क्या है? ये 14 भाई है, अकेले में 14 भाई। पिता के पक्ष से 14 भाई, मां के पक्ष से 7 भाई और बाकी के 7 भाई, तो 7 7 14। देयर आर 14 कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उनमें से एक है लाइट। लाइट कितने भाई? 7 भाई। याद रह जाएगा ना? तो इसको एक बार क्या कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। इस सबको क्या करेंगे? इरेज करेंगे। आप लाइट की उत्पत्ति देखें कि लाइट कहां से आई है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कैसे होते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोलन करता है तो उससे क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की हलचल उत्पन्न होती है। दैट हलचल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दैट हलचल मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आप पीछे पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब ट्रांजिस्टर आप पढ़ रहे थे तो ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर एज ऑसिलेटर, बस वो ऑसिलेटर जो है, और ऑसिलेटर में शायद इस तरह का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, अंडर रूट LC ऐसे करके, 2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई अंडर रूट LC, 1/2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये पढ़ा होगा। यही तो है उत्पन्न करने वाला किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। अब कहेगा ये L क्या है? L का मतलब होता है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस कहां से आया? मैग्नेटिक फील्ड से। कहां से? मैग्नेटिक फील्ड से। C का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस। अब कहेगा ये कैपेसिटेंस क्या है? याद करना किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा था, कैपेसिटर, याद कीजिए। तो वहां से आया कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और इंडक्टेंस लिया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ने किया हलचल। अब पैदा किया किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। और पैदाइश का देख रेख करने वाला कौन था भाई साहब? हर्ट्ज ने। किसने किया? हर्ट्ज ने। समझ रहे हो? ऐसे करके समझा करो, ठीक। चलिए इतना देख लिए। अब इसको क्या कर लें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नोट कर लिए होंगे। मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीन शॉट ले लें, वीडियो को पॉज करके लिख लें। क्या करेंगे? मिटा रहे हैं। अभी लाइट की कहानी खत्म नहीं हुई, अभी उसको समझा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तब चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की ओर। चलिए अब देखते हैं। ये याद रखना, कॉग्जियो बीमर जो है, जैसे जैसे को से आर की ओर बढ़ेंगे क्या बढ़ता जाएगा? वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी याद करने के लिए बहुत बढ़िया। और इससे मैं लिख देता हूं यहां से, 100% गारंटी है कि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो पूछना ही पूछना है। कहां से? कॉग्जियो बीमर से। पहला क्वेश्चन कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो यदि इनमें से नाम कोई नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में से किसका वेवलेंथ सबसे अधिक है? तो देखना सीरियली क्रम में जा रहा है। कॉग्जियो बीमर को पढ़ना, कौन कहां पर आता है देख लो। कहेगा निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति कम है? तो इधर की ओर वेवलेंथ बढ़ता है तो इधर की ओर आवृत्ति घटता है। इधर की ओर वेवलेंथ बढ़ता है तो इधर की ओर आवृत्ति घटता है। तो इसकी आवृत्ति ज्यादा और इसकी आवृत्ति कम। इतना ही नहीं, क्वेश्चन की तौर तरीका देखिए, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो अब देखिए एनर्जी की फॉर्मूला आ गया ना। तो याद करना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और प्लांक्स का इक्वेशन।
ई बराबर एच न्यू, ई बराबर न्यू मीन्स आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू। तो जिसका न्यू ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो न्यू किसका ज्यादा, को का ना, तो को के पास ज्यादा एनर्जी। देखें कितने टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 1 कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या नहीं है। तो कॉकजी बीमर में यदि नाम इससे मिलता जुलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यदि इससे मिलता जुलता नाम नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसको कक्षा में कहीं लिख लेना अपने याददाश्त के लिए। क्वेश्चन के टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका वेवलेंथ सबसे अधिक है। याद कर कॉकजी बीमर को आगे की ओर बढ़ते जाओ और वेवलेंथ को भी बढ़ाते जाओ, जो सबसे लास्ट में पकड़ा रहा है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा। क्वेश्चन का टाइप नंबर 2। क्वेश्चन का टाइप नंबर 3, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम या सबसे अधिक है। सबसे कम कहा तो आगे की ओर बढ़ते जाइए कम हो जाएगा, सबसे अधिक कहा तो देख पहले कौन आता है, देख पहले कौन आता है। क्वेश्चन का टाइप नंबर 3। अब आइए चौथे टाइप पर, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के पास सबसे अधिक एनर्जी होती है। तो जिसका न्यू अधिक उसका एनर्जी अधिक। ये लिखा नहीं रहे हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है कि इसको हम कक्षा में लिखें या न लिखें। आई बात समझ में। चलिए मैं इसका नाम बताता हूं कौन कौन रे है। तो 1 नंबर तो यहां से फिक्स है। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन बताएं, 4 प्रकार में से कोई एक प्रकार पूछा जा सकता है। तो आइए इसको स्पष्ट करके लिखते हैं। देखिए कौन कौन है। को ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, को जी एक्स यू भी आई, उसके बाद कौन है एम, उसके बाद आर, उसके बाद आर। को बराबर जी बराबर एक्स बराबर यू बराबर भी बराबर आई बराबर एम बराबर आर बराबर। ठीक। को का मतलब होता है कॉस्मिक रे, को का मतलब, जी का मतलब गामा रे। याद रखेंगे, मैं यहां पर एक चीज बता दूं, जब आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी कहे थे और 2-3 प्रकार के क्वेश्चन भी करवाए होंगे और आपसे कहे होंगे कि इन अल्फा बीटा गामा में से गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जबकि अल्फा बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। गौर कीजिएगा, ऑप्शन में जो देगा ना वो अल्फा बीटा गामा ही देता है। मतलब 90% केस में आपको क्या देगा, अल्फा बीटा गामा, आपको फंसाने के लिए, ताकि अल्फा बीटा गामा का तो उत्पत्ति माने बाप तो एक ही है, बाप तो एक ही है। कौन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। वो फटेगा तो उससे अल्फा बीटा गामा, नहीं देखिए अल्फा बीटा गामा फुलझड़ी वाला फोटो बनाए होंगे, तो उत्पन्न तो एक ही जगह से हुई है, पर वो 2 गो जो है वो चोर हो गया, ई जो है बवाजी हो गया। आई बात समझ में। तो कॉस्मिक रे, जी का माने गामा रे, एक्स का माने तो बस एक्सरे, हड्डी टूट के एक्सरे करवा लाइए। यू भी, यू का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, माने यूवी रे, यूवी रेज, यूवी लाइट। ई दोनों को एक के साथ नहीं मिला देना। यू नाम लिखने दो, तुम लोग गड़बड़ कर सकता है। ये अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे। अब भी का मतलब यहां से आया विजिबल लाइट। हाँ देख, लाइट कहां पर नाम पड़ा है, भी का माने विजिबल लाइट है। विजिबल लाइट में कौन 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 कौन, वैबग्योर अंग्रेजी में कहते हैं, वैबग्योर वेवलेंथ बढ़ते क्रम में, या उसको बेनी आह पीनाला, याद कीजिए मैट्रिक में पढ़े होंगे, बेंजी आह पीनाला ऐसे करके होता है, जो कुछ भी याद किए हो। ये आई का मतलब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। एम का मतलब होता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। आर का मतलब होता है रेडिएशन, रेडियो वेव। आर का मतलब रेडियो वेव, नाम याद रह जाए। तो ये देख, ये अकेले 7 भाई, कितने भाई, 7 भाई, तो 7 गो ई, तो ई को जब 7 गिन लिया तो इसको नहीं गिनेगा अब, तो 7 ये 8 9 10 11 12 13 14। आई बात समझ में।
अब इसमें कौन कौन है, तो आप देखे होंगे यहां से ये, तो यहां पर आता है इधर के और कुछ कुछ हो जाए, इधर के और कुछ कुछ हो जाए। तो शुरू में आता है बैगनी रंग, प्रारंभ में क्या आता है बैगनी, लास्ट में आता है रेड। तो यहां पर क्या कहते हैं बैगनी, लास्ट में क्या आता है लाल। 4000 एंगस्ट्रॉम और कितना एंगस्ट्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम। हाँ लैम्डा माने वेवलेंथ। यदि यहां से भी पूछे कि 7 का नाम दे दें, कहेगा इनमें से किसका वेवलेंथ अधिक है, तो अरे बैगनी से उठा ना और लाल की ओर बढ़। और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वेवलेंथ क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा तो फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा, फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा तो एनर्जी घटता जाएगा, एनर्जी घटता जाएगा। अरे ये बात समझ में, अब बस ब्रेन को खोल करके रखो ना, कोई भारी भड़कम चीज नहीं है। तो शुरू में क्या आएगा बैगनी। अब मैंने बैगनी से पहले कौन आ रहा है, यहां पर याद कीजिए, बैगनी से पहले तो अल्ट्रावायलेट, बैगनी से पहले अल्ट्रावायलेट और लाल के बाद तो इंफ्रारेड। मतलब ये 14 भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से केवल ये 7 गो दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम पड़ा विजिबल लाइट। दृश्य प्रकाश कहते हैं इसको, क्या कहते हैं दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश कहते हैं, याद रखना। या केवल प्रकाश कहते हैं, या केवल प्रकाश कहते हैं, या प्रकाश, प्रकाश बोले तो लाइट, या केवल प्रकाश कहते हैं या दृश्य प्रकाश कहते हैं। समझ रहे हो बात को, तो समझ रहे हैं तो एक बार इसको कहीं पर नोट कर लीजिए ना। और कुछ बताने की इसमें आवश्यकता है नहीं ना है, तो जब नहीं है तो हम लाइट की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। और लाइट की प्रॉपर्टीज क्या लिखें, कुछ नहीं, आप याद करो। क्या याद करें कुर्बानी, ना ना ना, याद कीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक चैप्टर हुआ करते थे, याद आया। जब मॉडर्न फिजिक्स शुरू किए थे तो पहला ही चैप्टर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला चैप्टर था। मतलब कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर वेव एंड वेव नेचर एंड मैटर वेव। तो उसमें पहला टॉपिक था फोटोन, याद कीजिए। फोटोन क्या है, फोटोन मीन्स, फोटोन की परिभाषा लिखाए होंगे कि सूर्य से जो प्रकाश निकलती है ना, वो छोटे छोटे, वहां से जो एनर्जी मिलती है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में मिलती है। दैट पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। तो फोटोन के जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण किनके हैं, लाइट के नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फोटोन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो फोटोन के जितने गुण हैं वो सारे के सारे गुण किनके हैं, याद रखना। इन सारे के सारे कॉमन गुण होते हैं, क्या होते हैं, कॉमन गुण होते हैं। उनमें से इसका अलग कुछ स्पेशल होते हैं, कुछ स्पेशल, पर कुछ क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। कॉमन क्या क्या होते हैं, तो ट्रेवलिंग मतलब वेलोसिटी। तो आप जो याद करते हैं 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो क्या कहते हैं, वो प्रकाश की चाल है। आज से उस बात को बिसर जाइए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल है। किसकी चाल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। माने ये 14 भाई का चाल कितना है, 3 गुना 10 के पावर 8। आपसे पूछे गामा, निर्वात में गामा रे की चाल 3 गुना 10 के पावर 8, निर्वात में रेडियो वेव की चाल 3 गुना 10 के पावर 8, निर्वात में बैगनी रंग की चाल 3 गुना 10 के पावर 8। तो 3 गुना 10 के पावर 8 जो आप पहले से गुरुजी लिखाते थे कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 के पावर 8, उसको आप क्या कर जाइए, बिसर जाइए। आज जो मैं कह रहा हूं उसको याद रखेंगे। 3 गुना 10 के पावर 8 वाली चाल जो है वो किसकी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल है। और क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विजिबल लाइट आता है, दृश्य प्रकाश, तो इसका भी वही चाल है। तो थोड़ा बहुत क्या करेंगे, इसका हम मतलब थोड़ा 3-4 गो गुण लिखेंगे ताकि मतलब एक कॉलम पूरा हो जाए। लेकिन आप फोटोन के तमाम गुण को याद कीजिए, और वो सारे के सारे गुण किनके हैं, लाइट के हैं। वो सारे के सारे गुण किनके हैं, लाइट के। लाइट के ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के गुण हैं। तो ये सारे के नाम। और यहां से मैं बताऊं, अब यहां से चल गए तो अब यहां से हम यहां से क्वेश्चन की गारंटी दे रहे हैं
3 मार्क्स के, माने 3 गो ऑब्जेक्टिव अभी तक के, शुरू से लेकर के अब तक की जो कहानी हुई है वो 3 मार्क्स की। अब कहोगे कि पूरे ऑप्टिक्स से कितना नंबर पूछता है हमको, ये भी बता दीजिए। तो याद रखेंगे 14 मार्क्स तो फिक्स है, जिसमें से 5 नंबर का एगो लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का एगो लॉन्ग क्वेश्चन, 5 से 10 नंबर का एगो लॉन्ग क्वेश्चन, एगो शॉर्ट क्वेश्चन और बाकी के ऑब्जेक्टिव। पर आजकल का तो पद्धति बदल गया ना, 100% क्वेश्चन ज्यादा देने लगा है। 100%, 10 का आंसर देना है तो 20 देगा, 5 का आंसर देना है तो 10 देगा। तो उस स्थिति में क्वेश्चन की संख्या घट बढ़ सकती है, पर ये 14 मार्क वहीं के वहीं है। यदि आप लाइट को बढ़िया से कवर कर लेते हैं तो फिजिक्स में आप पास कर जाएंगे। कहिए क्यों? अरे भैया 14 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का? 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बोर्ड में आपको कितने क्वेश्चन देंगे? 28 नंबर का नहीं देंगे, क्योंकि तरीका तो है कि हम 100% क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। 100% क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो 14 नंबर तो 14 दूना 28, मतलब 170 का परीक्षा होता है तो क्वेश्चन कितना का आता है? 140 का। क्वेश्चन कितना का? 140 का। उसमें से आपको कितना बनाना है? 70, और 70 में से पास कितना है? 30। तो यदि आप लाइट पर कमांड कर लेते हैं तो 14 दूना 28 नंबर तो यहीं पा लिए आप, और 2 नंबर और कोनो को चैप्टर याद नहीं होगा। लाइट को बढ़िया से समझना, लाइट से आसान कोई टॉपिक नहीं और लाइट से जटिल कोई टॉपिक नहीं। यदि जरा सा भी माथा इधर उधर हैंग किया, बस लटकल बेटा था गल बेटा। तो नोट करें फटाक से इनको, एक बार नोट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 मिटा रहे हैं। चलिए, आप इनको क्या कर लिए थे? नोट कर लिए हैं। तो ऑप्टिक्स से कितने मार्क के? ऑप्टिक्स से कितने मार्क के? 14 मार्क के। तो आज जो इसका हेडिंग जाएगा, आपको वीडियो का लेक्चर का हेडिंग होगा वो रे ऑप्टिक्स होगा। रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देख लेते हैं ऑप्टिक के कितने भाग हैं, अब फिर उसके बाद हम लोग लाइट के प्रॉपर्टीज पर चल जाएंगे। ठीक सर, लेंथ भी लंबी होती जा रही है, पर लिखना नहीं है, सुनना है। पर लिखना नहीं है, सुनना है। तो ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो फिर आप हेडिंग डालेंगे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स को कितने भाग में बांट दीजिए? 2 भाग में। पहला भाग का नाम है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा वेव भाग का नाम है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को याद कीजिए, और में क्या कहते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेव को वेव ऑप्टिक्स ही कहते हैं। अब कहोगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? नहीं, सोचोगे कि इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर क्या है? रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या अंतर है? तो रे ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट हम देख सकते हैं, मतलब इसको खुली आंखों से देखा जा सकता है। याद रखेंगे, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्री क्यों कहते हैं? सुनिए गौर से। इसका रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाश। रे ऑप्टिक्स का मतलब किरण प्रकाश, और वेव ऑप्टिक्स का मतलब तरंग प्रकाश। हिंदी में लिख दें, किरण प्रकाश। किरण प्रकाश। और इसको क्या कहेंगे? तरंग प्रकाश। आज जाते जाते एक क्वेश्चन आपको देते जाएंगे। आप जो मैट्रिक में कुछ चीज पढ़े होंगे प्रकाश के बारे में, क्या क्या, पहले आप सुन ही लीजिए, टाक सही सुन लीजिए। क्या मैं नाम बताऊं? चलिए, उसमें पढ़े होंगे किरण की परिभाषा, कुछ तो मैं लिखूंगा। उसके बाद पढ़े होंगे किरण पुंज, उसके बाद पढ़े होंगे किरण पुंज के प्रकार, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज पढ़े थे। उसके बाद पढ़े होंगे प्रकाशिकी के आधार पर वस्तु का बंटवारा, मतलब वस्तु का वर्गीकरण। उसमें पढ़े होंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो ये सब आपको आना चाहिए। ये सब मैं क्यों लिखूं यहां पर, समझ रहे हैं? ये बहुत बेसिक है, मतलब 0 से हीरो लेवल तक आपको जाना है। तो ये सबको थोड़ी बहुत अपने से क्या करके आइए, ले करके आइए, और कॉपी में लिख लीजिएगा। इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, सबकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे तो बेटर रहेगा समझने में। ताकि आप यदि किसी को बताएं भी
तो इन डिटेल से बता सकते हैं उनको, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। हम ये मान करके चलते हैं कि ये चीज आप जानते हैं, अभी जो मैं बताया ये चीज आप जानते हो। तो देखिए इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक क्यों कहते हैं। इसमें हम लोग ज्योमेट्री खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, तो देखिए एक लेंस बना लेते हैं या एक दर्पण बना लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो गुरु जी के होंगे इसका रे डायग्राम खींचो जी, किरण आरेख। रे डायग्राम का मतलब किरण आरेख, इसका किरण आरेख खींचो। एक बार वस्तु को अनंत पर रखो, किरण आरेख खींचो। लेकिन जब वस्तु को आप अनंत पर रखते थे ना, तो वहां पर एक भ्रांतियां आती थी 10th क्लास के लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके गुरुजी आपको गलत बताए होंगे, लेकिन जब आएंगे वहां पर तो बताएंगे। उस लेवल के लिए हो सकता है वही चीज आवश्यक हो, इसलिए बताए होंगे। तो वो भ्रांतियां वहां पर दूर कर देंगे। तो डायग्राम खींचिए। अब वस्तु को कहां पर रखिए, फोकस पर रखिए, प्रतिबिंब बनाइए। अब वस्तु को सेंटर पर रखिए, प्रतिबिंब बनाइए। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उसमें क्या करते थे, उसका डायग्राम खींचते थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे माने किरण की बात हो रही है, माने किरण, प्रकाश जिस पथ से गुजरता है उसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। बुझ गया। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, किरण प्रकाश कहते हैं। और लेंस दर्पण में हम लोग किरण को गुजारते थे ना, ऐसे करके यहां गया, ये कचक कट दिया। वस्तु की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट, वस्तु ऊपर, प्रतिबिंब नीचे, माने उल्टा, माने उल्टा में वस्तु ऊपर, प्रतिबिंबों ऊपर, वस्तु ऊपर प्रतिबिंबों ऊपर, वस्तु ऊपर प्रतिबिंबों ऊपर, माने सीधा। तो इसको याद करते थे, बाहुगलोकासी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। तो इसलिए बाहुगलो काशी, बाहु वास्तविक उल्टा, का काल्पनिक सीधा। तो बाहु कहां गया, काशी। ये सब ट्रिक थोड़ा बहुत याद करते थे आप ऐसे करके। तिकड़म, ट्रिक का हिंदी तिकड़म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तरंग ऑप्टिक्स। तो इसमें क्या होते हैं कि इसके जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या इसकी जो घटनाएं होती है रे ऑप्टिक्स को, कि इसको हम नेकेड आई, नेकेड आई माने जानते हैं ना, खुली आंख, माने ऐसे करके देख सकते हैं कि देखो ये घटना हो रही है, ये प्रतिबिंब बना है, यहां पर क्या बना है, प्रतिबिंब बना है। तो उसको क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसमें छोटी सी स्लिट्स होते हैं। जब इसको पढ़ेंगे ना तो हाइजेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइजेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके आधार पर परावर्तन अपवर्तन को सिद्ध तो करना ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त पढ़ेंगे मतलब, और एक आता है यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, छोटा सा। तो इसमें वस्तु का आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। इसमें वस्तु का क्या लेते हैं, आकार बहुत बड़ा लेते हैं। लेकिन इसमें जो वस्तु का आकार होता है, जिस पिंड पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसकी आकार लगभग प्रकाश के वेवलेंथ के आसपास होता है। अब सोच सकते हो, अब 4000 एंगस्ट्रॉम माने कितना मीटर, तो 4000 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर। तो 3 जीरो काट दीजिए, 3 जीरो काट दीजिए, 4 गुना 10 के पावर 7 मीटर, माने इसको कहिए 1 माइक्रोमीटर। कितना मीटर। तो हम उस पिंड का अध्ययन इसमें करते हैं जिसकी आकृति कितनी होती है, 1 माइक्रोमीटर। इसमें किसकी पिंड करते हैं, लंबा चौड़ा मुंसा, लंबा चौड़ा भैंस, बकरी, सुगर इत्यादि का किसमें अध्ययन करते हैं, रे ऑप्टिक्स में। इसलिए इसको हम नेकेटेड आई से देख सकते हैं, इसमें इसको नेकेटेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट सरल है, डेली लाइफ में हम कर सकते हैं, डेली लाइफ में कर सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, लेंस लगा दिए, सूर्य का प्रतिबिंब बना लिए, उसको देख लिए, इसको देख लिए, कैमरा से फोटो खींच लिए इत्यादि वगैरह। कहां से है, रे ऑप्टिक्स। पर वेव ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी बताएं ना। इसमें जो पार्टिकल का अध्ययन होता है ना, वो कितना, 1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। अब देख, अब भैया कैसे देखोगे, संभव है देखना, ना ना नहीं देख सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें पिंड बहुत बड़ा या बड़ा होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा या बड़ा होता है। बहुत बड़ा क्योंकि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, उससे तो कहीं गुना बड़ा होते हैं, उससे। अब प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मान लिया जाए, मानो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य मान लिया जाए 1 माइक्रोमीटर है, तो क्या पिंड जो इसमें प्रतिबिंब वगैरह बनाते हैं, क्या 1 माइक्रोमीटर का बनाते हैं। क्या अपना मुंह ऐना में देखे हो, दर्पण में क्या दिखाई देता है, बकरी वगैरह, ये कहीं दिखाई दे, नहीं। तो अपना मुंह देखा है ना। रे ऑप्टिक्स
इसमें अपना मुंह नहीं देख सकता, इसमें किसी और का मुंह देखना पड़ेगा, समझ गया ना। हाँ, तो इसमें पिंड बहुत बड़ा या बड़ा होता है, इसलिए बहुत बड़ा भी लिखें और बड़ा भी लिखें। इसमें क्या होता है, इसमें पिंड की आकार 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 लाइट के LIGHT लाइट के वेवलेंथ के आसपास, आसपास होता है। कहां होता है, किसके आसपास, पिंड के वेवलेंथ के आसपास होता है, पिंड के वेवलेंथ के आसपास होता है। आ रही बात समझ में, बात समझ में आ रही है। अब क्या कहेंगे, इसका एक्सपेरिमेंट सरल है। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट सरल, सरल है। कैसे, इसमें क्या क्या होगा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें होगा रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसमें क्या क्या होगा जरा देखिए, इसमें क्या क्या होगा, डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन पोलराइजेशन पोलराइजेशन, स्कैटरिंग स्कैटरिंग, ETC। इसमें ये सारी घटनाएं होगी। और इसमें कौन सी घटना है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो इसको क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। अब कहोगे कि क्या ये परीक्षा में पूछता है, ना जी, ये सभी कहीं क्वेश्चन पूछा है, ये कभी नहीं पूछता है कि रे ऑप्टिक्स से वेव ऑप्टिक्स में क्या अंतर है। ये आपके जानकारी के लिए बता दे कि यदि कोई पूछे कि इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं और इसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं तो इसमें ऐसे ऐसे पिंड का अध्ययन करते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। दिखाएंगे डिफ्रैक्शन वगैरह जब पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस जब पढ़ेंगे तो आप देखिएगा, बहुत 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 छोटा छोटा छिद्र होता है। इसमें तो हम देखते हैं, इसका डेली लाइफ में यूज करते हैं। डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, अरे भैया कहीं निकलने से पहले 4 बार ऐसे करते हैं ना, मारते हैं नहीं मारते हैं, झटका देते हैं ऐसे करके दर्पण के सामने। रे ऑप्टिक्स, तो अंतर समझ में आ गया। तो ऑप्टिक्स के कितने पार्ट, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो हम लोग प्रारंभ किसको करने जा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स को। रे ऑप्टिक्स को प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या कर दिए, अब कर दिए मीटिंग। 2-4 लाइन लिख लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जैसे ही लाइट के हैं तो आपके ब्रेन में तुरंत बैठ जानी चाहिए विजिबल लाइट, माने 7 भाई वाला। कौन वाला, बेजिनिया पीना लावा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या बोल करके लिखाएं चलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट बोल करके लिखा रहे, चलिए। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट नंबर 1 में लिखेंगे, यह एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लिख लिए, यह एक प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नंबर 1 में लिखा। नंबर 2 में लिखिए, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। लिखें अगला, यह किसके लिए आ रहा है, लाइट के लिए। यह परावर्तन अपवर्तन, यह परावर्तन अपवर्तन विवर्तन प्रकीर्णन ...
आदि घटनाएं प्रकट करता है। लिख लिए? अगला, इसका संचरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, इसका संचरण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, कोष्ठ में परपेंडिकुलर लिख लेंगे, लंबवत होता है, लंबवत होता है। लिख लिए? अगला नंबर, इसके उपस्थिति में हम किसी पिंड को देख सकते हैं। इसके उपस्थिति में हम किसी पिंड को देख सकते हैं। यहां पर आप याद रखेंगे कि संपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में केवल ये विजिबल लाइट माने दृश्य प्रकाश है जो दृष्टव्य होता है, दिखाई पड़ता है, बाकी कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या वो प्रॉपर्टीज हुआ कुल मिलाकर के? 5 डॉट डॉट करके लिख लीजिए, और वहां से कहां से लिख लेंगे? जैसे इसकी चाल एक लिख लीजिए, वैसे इसकी चाल, छठा नंबर लिख लो, इसकी चाल निर्वात में, वात नहीं, क्या? निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। लिख लिए? एक और लिख लीजिए, महत्वपूर्ण, 7वां नंबर होगा ना? हाँ, देखिए शुभ अंक पकड़ा गया। महत्वपूर्ण और अंतिम, प्रकाश वायुमंडल के जिस माध्यम से गुजरती है, वायुमंडल के जिस माध्यम से गुजरती है उसे, वायुमंडल के जिस माध्यम से गुजरती है उसे होमोजीनस ल्यूमिनिफेरस ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर, होमोजीनस ल्यूमिनिफेरस ईथर कहते हैं। ल्यूमिनिफेरस ईथर कहते हैं। ल्यूमिनिफेरस ईथर का मतलब हुआ, ल्यूमिनिफेरस का मतलब होता है इलास्टिक माध्यम, वो लचीला होता है। क्या होता है? लचीला। वायुमंडल में जिस माध्यम से क्या गुजरते हैं? प्रकाश गुजरते हैं, उसको क्या कहते हैं? होमोजीनस ल्यूमिनिफेरस ईथर, समांगी माना जाता है। तो ये रही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के कुछ गुण, प्रकाश के कुछ गुण। ठीक, तो अब यहां पर आप लिखेंगे, कुछ बातें लिख लेंगे। जैसे लिख लीजिए, किरण किसे कहते हैं? लिख ही दे, नहीं, रे किसको कहते हैं? कुछ टर्म लिखिए, टर्म्स, हेडिंग दे दीजिए, टर्म्स। क्या क्या आने वाला टर्म्स हैं? टर्म्स लिख लीजिए, टर्म्स। पहला टर्म्स क्या है? रे। तो हेडिंग दीजिए, पहला टर्म रे, डैश दे करके लिखिए। प्रकाश जिस पथ से गुजरती है, प्रकाश जिस पथ से गुजरती है उसे रे, रे का हिंदी किरण, उसे रे कहते हैं। और याद रखेंगे, गणित में गुरुजी बताते होंगे रे में एक ही तरफ तीर होता है, नहीं माने एक के और बढ़ता है, ये यूनी डायरेक्शनल होता है। याद रखेंगे, तो रे क्या होता है? यूनी डायरेक्शनल, माने एक बीम या एक दिशा में बढ़ता है, वो दो दिशा में नहीं बढ़ता है। ठीक, दूसरा आ जाता है जैसे बीम, क्या आ जाता है?
बीम। बीम का मतलब होता है प्रकाश पुंज। बीम का मतलब प्रकाश पुंज। तो किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तो लिख लीजिए, किरण के समूह को, मतलब एगो गया तो किरण, अब बहुते गया तो किरने, इस किरने को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज, इसी को बीम कहते हैं। तो क्या लिखें? किरणों के समूह को, किरणों के समूह को बीम कहते हैं। किरणों के समूह को बीम कहते हैं। अब बीम जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े होंगे। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बीम जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। दूसरा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। दूसरा डायवर्जिंग, डायवर्जिंग। मैं फोटो बना रहा हूं, इसका हिंदी क्या होता है मेरे को भी पता नहीं है। मैं फोटो बना रहा हूं, आप फोटो से समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो देखिए, पैरेलल, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग, शायद इसको संतृप्त किरण पुंज भी कहते हैं, याद कीजिए। नहीं, या अभिसारी कि अपसारी, अभिसारी। डायवर्जिंग अपसारी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? माने एक बिंदु से निकला और पथ पर क्या हो गया? बिखर गया। तो बीम ऑफ लाइट कितने प्रकार के? पैरेलल, कन्वर्जिंग माने एक जगह पर कन्वर्ट हुआ, डायवर्जिंग माने बिखर गया। डायवर्जिंग बिखर गया, कन्वर्जिंग एक बिंदु पर आ गया। अब पैरेलल, परिभाषा लिखना आवश्यक है, इसे तो पहले से पढ़ते हैं, नाम जान लीजिए ना। पैरेलल, कन्वर्जिंग एक जगह पर कन्वर्ट हो गया। डायवर्जिंग, डाइवर्ट माने पथ से विचलित हो जाना, माने डाइवर्ट हो जाना। नहीं कहता है लड़का पढ़ रहा था, देखो कैसे डाइवर्ट हो गया। तो डाइवर्ट हो गया मतलब अपना पथ से विचलित हो गया। तो पथ से विचलित हो गया, जाना चाहिए था आई से करके निकल गया, आई से करके, उसको क्या कहेंगे? डाइवर्जिंग। तो बीम कितने प्रकार के हैं? 3 टाइप्स के। उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए कितने प्रकार के होते हैं? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु जो है, मतलब पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहला ओपेक, पहला ओपेक, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट, और क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। और तीसरा नंबर जो आता है उसको कहते हैं नॉन ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहते हैं? नॉन ट्रांसल्यूसेंट या नॉन ट्रांसपेरेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट कहिए। क्या कहेंगे उसको? सेमी ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या होता है? नॉट अलाउ टू पास लाइट, ये लाइट को पास करने की अनुमति नहीं देता। आप समझ सकते हैं, ओपेक माने अपारदर्शी, माने प्रकाश इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता है। उसके बाद क्या है? ट्रांसपेरेंट माने अलाउ टू पास द लाइट, अलाउ टू पास द लाइट। ये क्या है? समटाइम्स नहीं, अलाउ टू सम, अलाउ टू सम अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है? अमाउंट ऑफ लाइट टू पास। ये क्या करता है? प्रकाश को जाने ही नहीं देता है। इट्टा पत्थर ये वो वगैरह वगैरह नहीं। ये क्या हो गया? ट्रांसल्यूसेंट, मतलब ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट, जैसे प्रकाश इधर से उधर जा सकता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह, व्हाइट कलर की जो प्लास्टिक वगैरह होती है, कांच। और सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जैसे ऑयली पेपर, उदाहरण गुरुजी बताएंगे, तेल लगा हुआ कागज, नहीं भींगा हुआ पन्ना, तेल लगा हुआ पन्ना वगैरह क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? अलाउ टू सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास, कुछ ही मात्रा में प्रकाश को जाने की अनुमति देती है, प्रकाश को जाने की अनुमति नहीं देती। ये सब देखिए सारे के सारे टर्म तो हम बता ही रहे हैं। कहे थे कि आप लिख लीजिएगा, नहीं
तो मोटा मोटी आपको ये बता रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट को फिर दो वर्गों में बांटा गया है। नहीं, ऑब्जेक्ट को दो वर्गों में बांटा गया है, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। एक को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जो प्रकाश उत्पन्न करता, सॉरी ट्रांसल्यूसेंट यहां नहीं लिखेंगे, सॉरी गलत हो गया था, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक। ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसल्यूसेंट माने दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु माने नॉन ट्रांसल्यूसेंट, नॉन ट्रांसल्यूसेंट, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होती है। क्या सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, ट्रांसल्यूसेंट या नॉन ट्रांसल्यूसेंट? ट्रांसल्यूसेंट। चंद्रमा क्या है, नॉन ट्रांस, उसके पास अपनी प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से ऑब्जर्व करती है और बाकी को बिखेर देती है। डिबिया, घर की डिबड़ी क्या है, ट्रांसल्यूसेंट। नहीं, जुगनू क्या है, भगजोगनी, ट्रांसल्यूसेंट। स्टार क्या है, तारा, ट्रांसल्यूसेंट। डायमंड क्या है, हीरा, नॉन ट्रांसल्यूसेंट। उस पर जब प्रकाश डालते हैं तब वो क्या करता है, बिखरता है, चमकता है, झिलमिलाता है वगैरह इत्यादि वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो आप एक बार इसको क्या कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए, और फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो आप नोट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको क्या कर दिए, इरेज कर दिए। आप धीरे धीरे अपने कलम को आगे की ओर बढ़ाइएगा और हेडिंग डालिएगा। आज क्या हम लोग देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। छोटी सी कहानी, पहले भी पढ़े हैं पर पढ़ना जरूरी है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और याद भी करते जाइएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी क्या होता है इसका, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। नहीं, क्लासरूम में इससे बड़ी जुड़ी जुड़ी कहानी होती है। जब आप किसी क्लासरूम में बैठते हैं, कहीं पर पढ़े होते हैं, तो इससे कुछ जुड़ी हुई कहानियां होती है। तो क्या करेगा, मैं बता रहा हूं कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां, नहीं क्या करते हैं, वो एक दूसरे को क्या करता है कि गांव घर में कहते हैं इसको लाइन मारना। नहीं, क्या करते हैं इसको, एक दूसरे को लाइन मारने का कोशिश करते हैं। तो अपना क्या करता है, गोटी छग्गा फिट करेगा। क्या करेगा, गोटी छग्गा फिट करेगा। तो अपने यहाँ तो प्रकाश आने की क्या कहते हैं कि वो कि सिस्टम नहीं है, प्रकाश आने की सिस्टम नहीं है। जहां पर आते हैं तो क्या करेगा, हाथ में जो घड़ी पहनले रहेगा, ऐसे करके प्रकाश कर देगा। आज जिस पर निशाना साध ले है उसको धीरे धीरे चमकाएगा, ऐसे करके ऐसे करके चमकाएगा, ऐसे घड़ी बांध ले है, ऐसे करके चमकाएगा उसको। हाँ, वो क्या कर रहा है, इसका मतलब लाइन दे रहा है, सप्लाई दे रहा है। बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। तो बल्ब जला रहा है ऐसे करके, मतलब सप्लाई दे रहा है। तो ये किसकी उदाहरण है, परावर्तन के उदाहरण है। फिर दूसरी तरह क्या करते हैं, आप कुछ सिनेमा में देखे होंगे, एक होता है लश्कारा। लश्कारा जानते हैं, नहीं जानते हैं? महिलाएं जब साड़ी वगैरह पहनती है तो कनिकों का दर्पण रखते हैं, यहाँ पर ऐसे करके खोसले रहती है, ऐसे करके यहाँ पर साड़ी में, यहाँ पर यदि नहीं दिखा थोड़ा ऊपर उठ जाऊं, और यहाँ पर क्या करता है, वो खोसले रहता है, उसको लश्कारा कहते हैं। तो ऐसे करके बैठल रहेगा, ऐसे करके आप किसी को लाइन देना है, बल्ब जल रही है इधर से, ऐसे ऐसे करके, और उसको आंख को चमका रहा है, उधर से चकाचौंध होगा। वो भी गुंडवा ऐसे डरामा करता है जैसे जान ही नहीं रहा है कि कौन दे रहा है, कौन दे रहा है, किधर किधर। इधर इनको मजा आ रहा है, लगता है कोई जान ही नहीं रहे। ऐसा थोड़ा नहीं होता। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, जब प्रकाश की किरण या प्रकाश पुंज को ना, प्रकाश की किरण मत को, जब प्रकाश पुंज या किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, यहां पर तो केवल बीमे ठो लिखे थे, उसका मतलब पुंज होता है, उसका पूरा नाम होता है बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। जब प्रकाश पुंज किसी सतह से टकराती है, यहां पर याद रखना, केवल दर्पण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी सतह से, सरफेस से प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है ना, वापस जाता है। भले ही संपूर्ण ना जाता हो, अंशतः तो वापस जाता है, वापस जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकरा करके वो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो एक लाइन में परिभाषा लिख लीजिए, नहीं एक लाइन में परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण, जब
प्रकाश की किरण, कोष्ठ में लिख लीजिए प्रकाश पुंज, अच्छा रहेगा क्योंकि एक किरण की घटना यहां नहीं है। जब प्रकाश की किरण, कोष्ठ में क्या लिख लीजिए प्रकाश पुंज, किसी सतह से टकराती है, किसी सतह से टकराती है तो किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद अंशतः या पूर्णतः, बढ़िया से लिखिए, अंशतः या पूर्णतः, अंशतः या पूर्णतः, कोई जरूरी नहीं कि जितना प्रकाश आया वो सारे के सारे लौट ही जाएंगे, अंशतः भी हो सकता है। और यदि सतह हाईली पॉलिश्ड है तो वो सारे के सारे प्रकाश लौट भी सकती है। ठीक, तो अंशतः या पूर्णतः, क्या लिखें एक बार, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद अंशतः या पूर्णतः उसी माध्यम में, उसी माध्यम का मतलब जिस माध्यम से वो आए हैं, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ रही है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसे देखिए एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर देखें तो जैसे मान लिया जाए कि यह एक सतह है, ये पॉलिश्ड है, क्या है ये पॉलिश्ड है, और यहां पर भी ये क्या है, मान लेते हैं कि पॉलिश नहीं, ये कुछ खुरदरी सतह है, ऐसे 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 सतह है, और ये भी क्या है, थोड़ी सी चिकना है, थोड़ी सी नहीं है चिकना, थोड़ी सी चिकना है, थोड़ी सी चिकना नहीं है। प्रकाश आया, प्रकाश गया, प्रकाश आया, प्रकाश गया, प्रकाश आया, प्रकाश गया। इस तरह से इसी घटना को क्या कहते हैं, देखिए तीर आने वाली और तीर जाने वाली, तीर आने वाली, तीर जाने वाली, इधर से आया, इधर से आया, इधर को गया, इधर से आया, इधर को अब कहना कि ये काट नहीं रहा, ऐसी कोई घटना नहीं है, इधर को आया, इधर को गया। तो अब यहां सतह के स्थिति के अनुसार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में, दो वर्गों में। तो यहां पर इसको कहते हैं, इस तरह से रिफ्लेक्शन जो होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। ये कौन सी रिफ्लेक्शन है, रेगुलर। इसको कहते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर, क्या कहते हैं इसको, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। आपने पढ़ा होगा, जब खुरदरी सतह से टकराती है तो अनियमित परावर्तन, नहीं सतह कैसा हो, माने इर्रेगुलर कहां से होगा, रफ सरफेस। जब रफ सरफेस से बीम ऑफ लाइट टकराए तो क्या होगा, इर्रेगुलर। और ये प्लेन सरफेस से, किससे, प्लेन सरफेस से टकराए तो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या इसका डिफिनेशन लिखाना पड़ेगा, है इतना कुछ लिखाएंगे तो फिर दिक्कत। फिगर देखिए ना, इर्रेगुलर कब होगा, जब रफ सरफेस से टकराएगा तब, और रेगुलर कब होगा, जब प्लेन सरफेस से टकराएगा तब। तो परावर्तन समझ गए। तब इसके लिए आता है एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या आता है, इसको आप नोट कर लीजिए, कर लीजिए नोट। नोट कर लिया। जब नोट आपने कर लिया है तो फिर से हेडिंग डाल दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डाल दीजिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ
रिफ्लेक्शन, बोले तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इससे जुड़े हुए एक दो पॉइंट हैं जो मैं नीचे लिख दूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर और इर्रेगुलर आपने नोट कर लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं, और आप नियमित ढंग से पढ़ रहे हैं। आप रेगुलर चलिएगा मेरे साथ तो अच्छा रहेगा, वरना आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, मैं क्या करूं? चलिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन माने प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो इसके कितने नियम है? देयर आर 2 लॉज, सब कोई जानते हैं, 2 नियम है। पहला नियम क्या है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। क्या? परावर्तन कोण अपवर्तन आपतन, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। ठीक, ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? इंसिडेंट रे, नहीं, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द सरफेस लाइज इन सेम प्लेन। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, पहले कहिए इंसिडेंट। इसके साथ साथ आप अंग्रेजी भी इसका जान लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। नहीं, अब पहले जब पढ़े होंगे तो कहीं कहीं गुरुजी बताए भी होंगे, कहीं कहीं गुरुजी नहीं भी बताए होंगे, तो मैं पीछे की तो बात करूं नहीं, अभी जान लीजिए। इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट लाइज इन सेम प्लेन। मतलब क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? तो देखिए, ये मान लिया जाए कि कोई एक सरफेस है, कोई एक सरफेस है। तो यहां पर ये इधर से इंसिडेंट रे आया, इधर से गया, तो इधर से गया, इस बिंदु पर एक क्या है? नॉर्मल है। तो यहां पर इसको क्या कहते हैं? आई कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं। अब फिगर में देख रहे हैं, तो यहां पर यह क्या है? आने वाली किरण। देखिए, यहां पर मैं कुछ टर्म लिख दूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट पॉइंट नॉर्मल। इसका मतलब होता है आपतित, इसका मतलब होता है परावर्तित, इसका मतलब होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसका मतलब होता है अभिलंब। आप समझ जाएंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट रे माने आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे माने परावर्तित किरण, इंसिडेंट पॉइंट माने आपतन बिंदु, और नॉर्मल मीन्स अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। अब तीनों एक ही तल का मतलब क्या होता है? इसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप एक सिंपल मिरर ले लीजिए, मतलब प्लेन मिरर लीजिए, और प्लेन मिरर को यहां पर रख दीजिए, और 3 पॉइंट ले लीजिए, कलम ले लीजिए, एगो कलम यहां पर रखिए। देखिए, गौर कीजिए, आप एक प्लेन मिरर ले लीजिए, प्लेन मिरर ले लिए, एक पेन यहां पर रखिए, एक पेन यहां पर रखिए, और एक पेन यहां पर रखिए, रख लिए। अब आप इसको जब इस एंगल से देखेंगे, इस एंगल से, तो आपको ये यहां नजर आएगा, माने तीनों एक ही लाइन पर,
ठीक। यदि आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो इसका इमेज यहां पर बनेगा और ये तीनों एक ही लाइन में, तो इसको कहते हैं सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन। मतलब क्या, मतलब क्या कि सेम प्लेन का मतलब क्या है कि अब देखिए मान लिया जाए कि ये तल है, ये क्या है, तल है, ये क्या तल है, तो इधर से प्रकाश आया, इधर को गया और इस पर लंब, तो देखिए तीनों एक ही तल में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक ही तल में आ रहा है। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे ऐसे, इंसिडेंट रे ऐसे, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे और नॉर्मल ऐसे, नहीं, नॉर्मल ऐसे नहीं होता है। ये तो हो गए इस तरह से। यदि हम स्फेरिकल की बात कर ले, किसकी बात कर ले, स्फेरिकल की बात कर ले, मान लिया जाए कि अंदर से इसको क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इसे भी पढ़ेंगे स्फेरिकल के। और यहां से मान लिया जाए इस पर प्रकाश आ रही है और यहां से प्रकाश जा रही है, तो इस पर नॉर्मल कैसे होगा, सोचने वाली बात है ना। तो इस पर नॉर्मल कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि किसी भी गोलाकार सरफेस के सतह पर केंद्र से गुजरने वाली रेखा नॉर्मल होती है, माने 90 डिग्री पर जाती है, ठीक। तो यहां से ये केंद्र से गुजर रही है ये रेखा, तो इसको क्या कहेगा, नॉर्मल। समझ रहे हैं, गोलीय सतह में कैसे नॉर्मल डालेंगे, तो केंद्र से गुजार दीजिए सरफेस पर, केंद्र से कहीं पर भी सरफेस पर रेखा गुजारेंगे ना आप, माने केंद्र से सतह पर खींची गई रेखा हमेशा नॉर्मल होता है, नहीं लंबवत होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, माने की त्रिज्या परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, त्रिज्या परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। और नॉर्मल का मतलब क्या, अरे भैया नॉर्मल का मतलब क्या, 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब क्या, 90 डिग्री। तो ये तो हो गया प्लेन सरफेस, ये हो गया स्फेरिकल सरफेस, माने प्लेन सरफेस और ये स्फेरिकल सरफेस। तो स्फेरिकल सरफेस में कैसे आप नॉर्मल डालेंगे, तो आप कहां से गुजारिए, केंद्र से गुजारिए। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, तो फटाक से इनको क्या कर लीजिए, एक बार आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करें। तो चलिए आप इनको नोट कर लिए। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नहीं, ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आए नहीं आए, इसके बारे में आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और साथ साथ पढ़ाई करते चलें। ऑल द बेस्ट।